हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी भी व्यवस्था के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को बनाए जाने के पीछे जो कारण है वह हमेशा न्याय करना होता है। और अगर वही न्याय जो है अगर धीरे धीरे अन्याय की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना यहाँ पे चाहिए। हालांकि इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कानून बनाने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में एक कानून है SC/ST एक्ट के नाम से आप इसको जानते हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम है। मतलब कहीं ना कहीं एक तबके पर एक बहुत लंबे समय तक अत्याचार किया गया होगा और उस अत्याचार को दूर करने के लिए हमको कानून बनाना पड़ा। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जो अत्याचार को सही तरीके से दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एक स्पेशल लॉ बनाया गया जिसको आप लोग SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, और 1989 में ये बना। 1989 में जो बना, इसका पर्पज़ ये था कि मेन हमारी जो कम्युनिटी हैं, दो कम्युनिटी, SC और ST कम्युनिटी, इस SC और ST कम्युनिटी के साथ आप अगर किसी भी तरीके का अत्याचार करते हैं उसको अनटचेबिलिटी माना गया। और इससे इनको विमुक्त कराने के लिए इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी का कोई व्यक्ति SC और ST कम्युनिटी के खिलाफ किसी भी तरीके का भेदभाव करता है, किसी भी तरीके का अत्याचार करता है, तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। उस व्यक्ति को यहाँ पे जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे इन कानूनों की जो उपयोगिता वो बढ़ी, इसके साथ में इनकी जो अनुपयोगिता है, इनका जो मिसयूज है, वो भी हमको बड़े लेवल पर देखने को मिला। और अब एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या इसमें जो एक सेगमेंट है, इसका जो सेगमेंट है एंटीसिपेटरी बेल को प्रतिबंध करता है, मतलब पहले आपको जमानत यहाँ पे नहीं मिल सकती है, उसको अग्रिम जमानत अब इसको कहते हैं। उस अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है, ये सही है या नहीं है, इसको लेकर जो हमारा हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। इसको ही एनालिसिस करते हैं, इसके सारे डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ये मेरे विचार नहीं है, ये कोर्ट के विचार में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब देखो, SC/ST एक्ट है क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति पे अत्याचार निवारण, ये अधिनियम 1989 का है। 1989 में 1989 में इसको बनाया गया और इसका पर्पस ये था कि SC/ST समुदायों के प्रति जो अत्याचार है, भेदभाव है, इसको रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना। हमारी सोसाइटी मिडिवल एज से एक पर्टिकुलर ग्रुप का बहुत बड़े लेवल पर शोषण यहाँ पे करती आई है, और शोषण से मुक्ति दिलाना हमारे संविधान का मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये बिल्कुल सही है, मिलना भी चाहिए। किसी व्यक्ति को जाति, उसकी स्थिति, उसके जेंडर के आधार पर आप शोषित नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो एक प्रावधान है वो ये था कि धारा 18 और 18A, इन धाराओं के अंतर्गत पूर्व गिरफ्तारी जमानत, एंटीसिपेटरी जो बेल होती है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई आपको अरेस्ट करने आ रहा है, आप उतने गिल्टी नहीं है, तो आप अग्रिम जमानत यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अग्रिम जमानत पर रोक है, और अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के पीछे कारण ये क्या था कि अगर किसी जैसे पावरफुल लोग हैं, वो जो प्रूफ हैं, गवाह हैं, सबूत हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, आप उसको सीधा अरेस्ट कीजिए, जिससे कि फेयर यहाँ पे काम हो पाए। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका थोड़ा मिसयूज हुआ है। बहुत सारे केसेस, फेक केसेस होते हैं, पैसे की लालच में या बदले की भावना से काम की जाती है। तो इसको लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है, चलो इस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ये प्रतिबंध पूर्ण है, एब्सोल्यूट है, या इसमें न्यायिक विवेक की गुंजाइश है। और इसी को लेकर सवाल जब पूछे गए, न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, ये अप्रैल 2026 में SC/ST अधिनियम के पूर्व गिरफ्तारी जमानत जो है, प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल पर इन्होंने बोला। प्रश्न क्या है, क्या SC/ST एक्ट की धारा 18 और 18A के अंतर्गत पूर्व गिरफ्तारी जमानत पूर्ण प्रतिबंध है? क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब मिलेगी ही नहीं? यदि FIR में SC/ST एक्ट के आसपास के प्राथमिक तत्व, प्राइम फेशिया इंडिग्रेंट्स ही नहीं है, तो क्या जमानत दी जा सकती है? न्यायालय कब जमानत देने के लिए स्वतंत्र है? आप समझ रहे हैं कि क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसको किसी भी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती? दूसरा सवाल, अगर प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि FIR होना चाहिए, तो तब ये बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और न्यायालय कब जमानत दे सकता है? ये 3 सवाल थे।
अब देखो यहाँ पर धारा 18 और जो 18A है ना, उच्च न्यायालय का जो स्पष्टीकरण है, जरा इसको समझो। देखो सेक्शन 18 सीआरपीसी की धारा 38 के अंतर्गत पूर्व गिरफ्तारी जमानत पर प्रतिबंध है। अब देखो सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है भारत के जो कानून है इन्होंने, ये कहते हैं कि पूर्व गिरफ्तारी जमानत पर प्रतिबंध है। यूपीए एनडीपीएस जैसे कठोर कानूनों के समान प्रतिबंध लागू करती है। इसका उद्देश्य एससी एसटी पीड़ितों को त्वरित न्याय और सुरक्षा यहाँ पे देना था, मतलब पूर्ण प्रतिबंध इसने यहाँ पे बताया। 18A 2018 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष जो काशीनाथ निर्णय के बाद एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी का अधिकार, जांच से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं। 18A ऐड कर दी। आप सबको पता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले एंटीसिपेटरी बिल को अलाउ कर दिया, सरकार के इंटरवेंशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया और 18A ऐड कर दी कि जांच से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ जाके सीधा उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 और 18A एंटीसिपेटरी बिल को क्या करती है, रोकती। अब कोर्ट क्या कहता है समझना। 18 और 18A के अंतर्गत प्रतिबंध पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। यदि एफआईआर शिकायत दर्ज में एससी एसटी अधिनियम के तहत अपराध के प्राथमिक तत्व प्राइम फेश इंडिग्रेंट्स ही उपस्थित नहीं है तो न्यायालय पूर्व गिरफ्तारी जमानत दे सकता है। न्यायालय को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से एफआईआर परीक्षण यहाँ पे करना होगा। एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट यही है कि जब एफआईआर की जाती है, प्रथम दृष्टा अगर ऐसा लगता ही नहीं है कि एससी एसटी एक्ट का वॉयलेशन यहाँ पे हुआ है, कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है या किसी को फंसाने की भावना से कार्रवाई की जा रही है, उस परिस्थिति में जो न्यायालय है, इस न्यायालय के द्वारा किसी को भी एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। ये लाइन कौन तय करेगा कि प्रथम दृष्टया ये मामला वैसा है या नहीं है, इसको लेके फिर आपको रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। इस बात को मैं मान रहा हूं कि मिसयूज होता है, पर साथ में हमको इस बात को ही मानना पड़ेगा कि अत्याचार भी होता है, उसको रोकने के लिए ही कानून बनाया गया। अब ये दो चीजें यहाँ पे वर्क कर सकती हैं। एक कम्युनिटी अत्याचार करना बंद कर दे और दूसरी कम्युनिटी मिसयूज करना बंद कर दे, तो जो लॉज हैं, कानून हैं, इनकी रिलेवेंसी बनी रहेगी और ये बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का फैसला है, आप इसको याद रखिएगा कि ये 18 और 18A के अंतर्गत जो प्रतिबंध है ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण रोक कभी नहीं लग सकती। दूसरा, अगर प्रथम दृष्टा ऐसा नहीं पाया जाता तो आप उसको जमानत दे सकते हैं। बस स्वतंत्र होकर आपको जांच करनी पड़ेगी। स्वतंत्र होकर जांच करेंगे तो बहुत सारे लोगों के अधिकारों की रक्षा यहां पर हो जाएगी। कानून ये भी कहता है कि एक भी व्यक्ति जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 अपराधी छूट भी जाएं तब भी गुनाह माना जाएगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और एससी एसटी एक्ट ने हजारों लोगों की, बेगुनाह लोगों की जीवन तबाह कर दिया है। ये कानून जिन लोगों के अधिकारों के लिए बना है उन तक तो ये व्यवस्थाएं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो बहुत रिमोट लेवल पर है। और जो अवेयर हो गए हैं, जो इनका मिसयूज करना जान रहे हैं, वो बड़े लेवल पर इनके मिसयूज कर रहे हैं। मेरी बातों को अदरवाइज मत दीजिएगा, पर कड़वी सच्चाई बेटा क्या है यही है, हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों वर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय करनी पड़ेगी। प्राइम फेशिया प्रथम दृष्टा का अर्थ क्या है? पहली नजर में जो तथ्य दिखते हैं बिना गहन जांच के, वो न्यायालय सबसे पहले एफआईआर को ध्यान से पढ़ेगा, शिकायत को ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, अपराध के तत्वों की जांच करेगा। देखा जाता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध के मूल तत्व, एलिमेंट ऑफ ऑफेंस दर्शाए गए हैं या नहीं दर्शाए गए हैं, तत्व अनुपस्थित। यदि एफआईआर में एससी एसटी अपराध के लिए आवश्यक तथ्य नहीं है तो प्रतिबंध लागू नहीं होते, अगर हैं तो लागू होते हैं, और अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में पूर्व गिरफ्तारी जमानत देने के लिए स्वतंत्र है, यहां पर दे सकते हैं। पर मुझे पूरी उम्मीद है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगा और इंटरवेन कह देगा नहीं, धारा 18 और 18A एब्सोल्यूट हैं, अत्याचार बहुत होता है। पर यह भी हमको देखना पड़ेगा कि बहुत अत्याचार की आड़ में बहुत सारे बेगुनाह जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर सजा हो जाती है और पूरा जीवन उनका तबाह हो जाता है बदले की भावना से काम करने के कारण। निर्णय का महत्व और संतुलन, एससी एसटी संरक्षण बना रहना है। वास्तविक एससी एसटी अत्याचार के मामले में धारा 18 और 18A का प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू होता है। आप समझो, जो रियल केसेस है इनमें पूरी तरीके से लागू होता है, फेक केसेस में लागू नहीं होगा। झूठे मामलों के बावजूद न्यायालय में एफआईआर को रद्द नहीं कर सकता, केवल जमानत की समीक्षा होती है। मतलब केस आपका चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जमानत
आपको मिल जाएगी, मतलब आपको मोहलत मिल जाएगी, केस में आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। समाज के कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, टॉप प्रायोरिटी। और सुप्रीम कोर्ट काशीनाथ महाजन निर्णय के मूल सिद्धांत यहाँ पे संरक्षित है। मूल सिद्धांतों के साथ कोई भी हमने चैलेंज यहाँ पे नहीं किया। अभियुक्ति के लिए अधिकार सुरक्षित। यदि एफआईआर में SC/ST अपराध की आवश्यकता तो नहीं है तो निरपराध व्यक्ति को राहत मिल सकती है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान सुनिश्चित यहाँ पर होता है। मिथ्या मुकदमेबाजी पर न्यायिक अंकुश लगाया जा सकता है और न्यायपालिका का स्वतंत्र परीक्षण अधिकार यहाँ पर रहता है। तो एक वर्डिक्ट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के द्वारा। इसीलिए हाईकोर्ट कभी कभी बहुत अच्छे फैसले यहाँ पे दे देते हैं। अब देखो 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन बना महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गर्भवती पर रोक लगाई और प्रारंभिक जांच अनिवार्य की। इस निर्णय ने बड़ा विवाद उत्पन्न किया 2018 में। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ काशीनाथ केस। इन्होंने बोला कि भाई तत्काल गिरफ्तारी पर लोग, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई तत्काल गिरफ्तार नहीं करना है, आप पहले इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अरेस्ट कीजिए। सरकार ने इंटरवीन किया और 2019 में 18A यहाँ पर ऐड कर दी। संसद ने 2018 के निर्णय को पलटने के लिए 18A जोड़ी और पूर्व अनुमति और प्रारंभिक जांच की अनिवार्यता यहाँ पे समाप्त कर दी। ठीक है, अब ये तो एक 22 वर्ष वर्डिक्ट है, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ठीक है, 2020 पृथ्वीराज चौहान बना भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 संशोधन को वैध ठहराया। धारा 18A को संवैधानिक घोषित किया और धारा 18 का प्रतिबंध तब लागू हुआ जब SC/ST के तहत अपराध हो, मतलब उस एक्ट के तहत अपराध हो तभी लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। 2026 पृथ्वीराज चौहान के सिद्धांत को दोहराया, स्पष्ट किया कि यदि एफआईआर में SC/ST अपराध के प्राइम फेशिया नहीं है तो जमानत यहाँ पे दी जा सकती है। मतलब उस वर्डिक्ट को रीडिफाइन कर दिया जो 2020 के अराउंड आया था और ये बता दिया अगर ऐसा लग रहा है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं हुआ है तो व्यक्ति को आप जमानत दे दीजिए, केस चलता रहेगा, फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट ही देगा, हम केस को खत्म यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक बैलेंस वर्डिक्ट यहाँ पे दिया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है इसके द्वारा। ठीक है, तो धारा 18 और 18A क्या कहती है कि SC/ST एक्ट के तहत पूर्व गिरफ्तारी जमानत पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध कब लागू नहीं होता है, जब एफआईआर में SC/ST एक्ट के आधार प्राइम फेशी प्रथम दृष्टा तद उपस्थित ना हो। न्यायालय को क्या करना होगा, स्वतंत्र होकर यहाँ पे जांच करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के पृथ्वीराज चौहान 2020 निर्णय के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 21 की भूमिका क्या है, राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ जीवन को जीना बहुत जरूरी है। उम्मीद है पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हमारे बैचेस हैं प्रतिज्ञा फॉर 2027। ये 7 अप्रैल से शुरू हुआ है, आप इसमें एनरोल कीजिए और 2027 की जो तैयारी है हमारे साथ बेहतर कीजिए। और ये हमारा निर्माण 2028 ये भी 7 अप्रैल को शुरू हुआ है, आप इसमें एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को यहाँ पे बेहतर कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ आइए आपको PDF मिल जाएगा और यहाँ के आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आकर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।